नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है, झारखंड में भी। लेकिन अभी हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। और सीटों का जिस तरीके से बंटवारा हुआ उसके बाद महाराष्ट्र में ये चुनावी मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया। यूं तो पूरे महाराष्ट्र में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन बीड जिले की अगर हम बात करें, वहां की अगर बात करें, तो वहां पर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला नजर आता है, क्योंकि वहां पर लड़ाई सीधे सीधे चाचा और भतीजे के बीच नजर आती है 4 सीटों पर। और एक सीट पर फ्रेंडली फाइट भी दिखती है। लेकिन क्या है वहां का चुनावी गणित, ये समझना बहुत अहम हो जाता है। और किस तरीके से, क्योंकि उसको एक गढ़ भी कहा जाता रहा है, महाराष्ट्र का गढ़ जो है वो बीड जो है वो गोपीनाथ मुंडे का गढ़ के तौर पर भी उसको देखा जाता रहा है। पंकजा मुंडे भी बीड जिले से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद अभी क्या सियासी गणित वहां पर है, ये जानना और समझना बेहद अहम हो जाता है। मेरे सहयोगी नितिन इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। नितिन यादव लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। क्या सियासी समीकरण है, क्या चुनावी गणित है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला .com पर। लगातार ग्राउंड पर आप महाराष्ट्र में मौजूद हैं। बीड में अभी आप हैं, एक तो कहां हैं एग्जैक्टली, माजलगांव विधानसभा में किस जगह पर मौजूद है, और दूसरा क्या सियासी गणित है, क्या लोगों से जानकारियां मिल पा रही हैं, थोड़ा पहले वो शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। देखिए आदर्श, मैं अभी पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में हूँ और पहले औरंगाबाद में था, औरंगाबाद के फिर जालना था और आज बीड जिले में हूँ। औरंगाबाद में खासतौर से उस दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी भी थे और उद्धव ठाकरे भी थे। यहाँ की जो बेसिकली मराठवाड़ा का इलाका है और ये मराठों की राजनीति का गढ़ है। औरंगाबाद को मराठों की राजनीति की राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ जो एक जो मराठा आरक्षण की जो लड़ाई थी, जो पिछले दिनों मनोज पाटिल जरांगा के नेतृत्व में लड़ी गई थी, मैं जरांगे उनसे भी मिला था। लेकिन जो एक डिवीजन यहाँ देखने को मिल रहा है मोटा मोटी, वो एक तरफ मराठा आरक्षण से जुड़े लोग हैं जो मराठा आरक्षण के समर्थन में है, और एक तरफ ओबीसी जातियों का थोड़ा सा ध्रुवीकरण है एक दूसरे के साथ, और थोड़ा मराठा कम्युनिटी के खिलाफ, अगर हम इसको जातिगत समीकरणों में तो बांटे तो। लेकिन एक बड़ा समीकरण, बड़े प्रोस्पेक्ट पे जो महायुति के भाजपा नीति जो गठबंधन है उसके बड़े नेता बात कर रहे हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मन से कहा कि एक तरफ वो लोग हैं जो संभाजी और शिवाजी की विरासत को मानने वाले हैं, और उनके शब्द ये भी थे कि एक तरफ वो हैं जिनको औरंगजेब में मसीहा दिखाई देता। उन्होंने बोला कि हत्यारे में मसीहा दिखाई देता। तो कई सारे नैरेटिव यहाँ अलग अलग सेट हैं। मुस्लिम वोटों में अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ, ओवैसी की पार्टी लड़ रही है, मजबूती से है। एक तरफ मराठा आरक्षण की आंच है और दूसरी तरफ इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने बाहर बैठ के मराठा आरक्षण के बारे में तो बहुत सुना जाना था, लेकिन वही जालना से ही, जहां मराठा आरक्षण की लड़ाई पिछले दिनों बड़ी तेजी से रही, उग्र हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, वही ओबीसी वर्ग के लोगों ने उसके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन यहाँ छेड़ रखा था। तो वह कहीं ना कहीं जमीन पे दिखाई देता है कि ये जो जातियों की, वर्गों की लड़ाई है वो अलग अलग ढंग से है। यहाँ एक खास बात और है आदर्श की, कई पार्टियों के, चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दिनों बड़े उथल पुथल हुए, एनसीपी 2 जगह बट गई, शिवसेना 2 जगह बट गई, तो हर सीट पे गठबंधन से जिसके हिस्से में आई, उसके अलावा जो दूसरे दावेदार थे वो बागी हो गए। तो हर सीट पे 3-3, 4-4 मजबूत कैंडिडेट हैं। मुकाबला बड़ा कॉम्प्लेक्स है और सब अपने अपने ढंग से इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। इतना जरूर है कि जो महायुति का जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग है, वो मुझे आमतौर पे ज्यादा अभी तक वो लामबंद भाजपा नीति गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। मराठों का जरूर थोड़ा सा रुख जो है वो अगाड़ी की तरफ दिखा, लेकिन वो कई जगह उसमें बंटवारा भी है। जी आदर्श, ये बड़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए आप नितिन, मराठवाड़ा में आप मौजूद है, बड़ा है मैं समझना। लोकसभा चुनाव को देखें तो मराठवाड़ा में खास करके जहां आप हैं वहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। और अभी की रणनीति के हिसाब से देखें, शरद पवार ने बहुत रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ा है। दूसरी तरफ जरांगे साहब है जो कह रहे हैं जो मराठा आरक्षण की बात करेगा उसको हम जिताएंगे। तो ऐसे में बीजेपी कितनी मुश्किल में दिख रही है, मतलब बीजेपी यानी कि महायुति की बात कर रहा हूं, कितनी मुश्किल में दिख रही है वहां पर, या कुछ तोड़ निकाल लिया है इसका? यहाँ आदर्श देखिए, ये इसको अगर हम अपने नॉर्थ के परिप्रेक्ष्य में समझें तो बीजेपी अब बहुत मुश्किल में इसलिए दिख रही है। मैं इसको थोड़ा अगर हरियाणा चुनाव से जोड़ के देखूं, जिस तरह से बीजेपी वहाँ एक नैरेटिव सेट किया था, एंटी, अगर मैं कहूँ तो एंटी जाट का, नॉन जाट मुख्यमंत्री की बात भी भाजपा ने हरियाणा में की थी। यहाँ भी जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कई सीट पे जरूर इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा,
खासतौर से बीड में भी और जालना में भी, कि जहाँ मराठे नाराज थे आरक्षण न मिलने से, मुस्लिम मतों ने साथ दिया और वहाँ कई सीटें उनको जीतने में मदद मिली। लेकिन इस बीच में लोकसभा चुनाव से और विधानसभा चुनाव के बीच में जो मुझे लगता है भाजपा ने काम किया है, भाजपा के गठबंधन ने काम किया, वो ये कि अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, जो ओबीसी जातियां हैं, वो भाजपा के साथ थोड़ी और स्ट्रॉन्ग जुटी हैं। ये मैसेज भी गया है लोगों में। मैं लगातार बात कर रहा था कि एक बार गलती हो गई, वो एकजुट हो गए तो वहाँ जीत गए, तो इस बार हम एकजुट होते हैं। तो ये भाजपा बहुत इसलिए मुझे यहाँ संकट में नहीं दिखती है कि उन्होंने जिस तरह से, अगर ये मराठा और कुछ जगह मुस्लिम वोटों का चूंकि यहाँ बंटवारा नहीं है, ओबीसी का मैंने बताया था 1-2 सीट जो औरंगाबाद में, बाकी जगह पूरे मराठवाड़ा में मुस्लिम कंसोलिडेट हैं, वो महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। लेकिन ओबीसी जातियों को अपनी ओर करने में बीजेपी ने मुझे लगता सफलता अभी तक की डेट में देखें तो उनकी तरफ रुझान उनका दिखाई दे रहा है। वहीं चूंकि सारी सीटों पे कई सीटें ऐसी हैं अदर्स जहां कैंडिडेट जी। सारे मराठे हैं, तो वहां ऐसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण वोट तो है कि सब अपने अपने हिस्से के मराठा वोट जो है वो काट रहे हैं। लेकिन दूसरी बिरादरियां जुड़ेंगी, जैसे कुछ जगह लोगों का बीड में जब मैं था सुबह आज, तो बीड में कुछ लोग कहना था कि मुस्लिम वोट जब एकजुट होकर जुड़ जाएंगे तो बीड में वहाँ महाविकास अघाड़ी को मदद मिल सकती है। वहीं एक दूसरा पैटर्न ये भी है कि जब उसमें अति पिछड़े या पिछड़े सब एकजुट होंगे तो शायद वो जो बढ़त लोकसभा चुनाव में कई सीटों में मिली थी, उसको भाजपा या भाजपा का जो गठबंधन है वो उसमें बराबरी करने की स्थिति में हो। आदर्श, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का असर हम लोगों ने देखा था नितिन, कि लग रहा था कि पूरी बाजी हाथ से निकल गई, लेकिन बाद में ये कहा गया कि लाडली बहना योजना का बड़ा योगदान था। वैसे ही महाराष्ट्र में जो 1,500 रुपए देने की योजना चलाई गई, खास करके क्योंकि आप तमाम अलग अलग अंचलों में जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी जा रहे हैं, ग्रामीण महिलाओं के लिए 1,500 रुपए बहुत मददगार रकम होती है। उसका असर कितना दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं से, महायुति के कई नेताओं से बात करें तो वो बड़े आश्वस्त नजर आते हैं कि ये योजना जरूर काम करेगी। देखिए मैं एक कागज मेरे हाथ में है अभी आदर्श है, और मैं भी एक बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था, वहाँ अखबार जो साथी बेचते हैं, वितरक थे, वो थे लगभग 40 साल से वहाँ अखबार बेच रहे हैं, और कई सारे मराठी भाषा के अखबार वहाँ थे। तो मैंने उनसे जो रुख के बारे में पूछा कि माहौल क्या है, किस तरह से है, तो मुझे उन्होंने जो योजनाएं गिनवाई वो मैं आपको बताऊं। उनमें सबसे पहली योजना लाडली बहन थी। दूसरा उन्होंने, जिसको हम बेरोजगार भत्ता बोलते हैं, उसको उन्होंने बोला सुशिक्षित बेकार को भत्ता। तीसरा उन्होंने कहा कि हर घर मोदी जी ने घर दिया, और उसके अलावा किसान जनधन जो योजना है उसका भी जिक्र किया। तो इसका लाभ जरूर वहाँ जो ग्राउंड लेवल पे है, वो भी ओबीसी थे, अति पिछड़ा थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो योजनाएं हैं इनका लाभ मिला भी है, और उनको उम्मीद है कि जब सरकार बन जाएगी तो जो और घोषणाएं की हैं उनका लाभ मिलेगा। तो ये कार्ड जरूर चल रहा है। थोड़ा सा इसमें एक बात और महत्वपूर्ण ये है कि शिंदे सरकार को लेके जिस तरह से बंटवारा हुआ अलग, लेकिन लोगों के मन में यह है कि शिंदे ने थोड़ा सा जो अभी तक का नैरेटिव है वो बेहतर काम किया है। तो लोगों को भरोसा है कि शायद अगर दोबारा सरकार बनेगी तो और बेहतर काम करेगी। जहां ये आरक्षण वाला मामला नहीं, मैं उनसे अलग लोगों की बात कर रहा हूँ। आरक्षण एक जी। सेंटिमेंटल इशू है, लोग मजबूती से उसके साथ हैं कुछ जगह, लेकिन आम जन में ये जो मैं कागज पढ़ के हम्म। जी आदर्श, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, आरक्षण की जो बात आपने कही, आरक्षण पूरे महाराष्ट्र में तो मराठा आरक्षण की बात है नहीं। आप जिस इलाके में है, मराठवाड़ा में है, लेकिन मराठवाड़ा में भी बहुत सारे और मुद्दे भी हैं। आरक्षण तो है ही मुद्दा अहम, इसके अलावा भी और सारे बहुत मुद्दे हैं। ये जाहिर सी बात है जो उसी के जरिए आप ये तमाम चीजें बता रहे हैं जो आम लोगों से बात हो रही है। आप क्योंकि बीड के आसपास है, मैं जरा बीड से शुरुआत करता हूं। देखिए, बीड पे मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। दो चचेरे भाई आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब एक तरफ डॉक्टर योगेश क्षीरसागर हैं और दूसरी तरफ अघाड़ी से संदीप क्षीरसागर है। दोनों चचेरे भाई हैं। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। अगर यहाँ पर बीड जिले के अलग अलग सीटों पर हम देखें, शरद पवार और दूसरी तरफ अजीत पवार गुट की जो लड़ाई दिख रही है, इसमें मोटे तौर पर आम लोगों की राय क्या है? पलड़ा किसका भारी लग रहा है अगर इस हिसाब से देखें, शरद पवार चाचा भतीजे के गुट के हिसाब से? देखिए आदर्श, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। ये मैं खास तौर से आपको बीड और उनकी दोनों की तरफ यहाँ खास तौर से मैं जहाँ हूँ दोनों बताऊंगा। अभी मैं एक दुकान पे बैठा था तो उन लोगों से पूछा कि शरद पवार बड़े नेता, उन्होंने कहा सब कुछ था, पर लेकिन लोगों का ये कहना है कि स्थानीय स्तर पे अजीत पवार की जो टीम है वो ज्यादा कनेक्ट है। हालांकि बीड में
शरद पवार की टीम चूंकि उनके विधायक भी हैं, सिटिंग विधायक हैं, और आपने ऐसे बताया कि उनके मतलब कजन्स हैं दोनों, जो डॉक्टर लड़ रहे हैं अजीत पवार की पार्टी से। तो वहाँ हालांकि मराठों में जहाँ मराठा सम्मान की बात आती है, लोग शरद पवार की रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अजीत पवार ने भी बहुत अच्छी सेंध लगाई है। लोगों के मन में यह है कि हम्म, अजीत लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, उनकी टीम के लोग ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इवन जब आपने पर्टिकुलर बीड की बात करी है, तो जो हम्म। कैंडिडेट हैं अजीत पवार की पार्टी के, वो डॉक्टर हैं और बड़े अच्छे हाँ, डॉक्टर योगेश क्षीरसागर। उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है लोकल, बड़े युवा साथी है, मैं कल उनसे मिला भी था, तो उनके प्रति भी लोगों में है। लेकिन वहाँ एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है बीड की, अगर आपने पर्टिकुलर बात करी है आदर्श, हम्म। वहाँ एक शायद संभवतः अनिल जगताप, अगर मैं सही हूँ तो एक प्रत्याशी है, जी। जो ये दावा कर रहे हैं कि जो मनोज पाटिल जांगरे हैं, जो मराठा आरक्षण के चेहरे हैं, उन्होंने हम्म, उनको समर्थन दिया है। तो वहाँ भाजपा को उम्मीद ये है, या जो महायुति को उम्मीद ये है, एनसीपी हम्म। जो अजीत है, कि जो हाँ। एक जांगरे के असर से जो मराठा वोट ये था कि वो महाविकास आघाड़ी को मिलेंगे, तो वहाँ जो जगताप हैं वो उनका पोस्टर लगा के, उनके फोटो लगा के ये प्रचार कर रहे हैं कि उनका समर्थन जो है वो नहीं, उनको ये है। बड़ी दिलचस्प बात आप कह रहे हैं नितिन। देखिए, अनिल जगताप जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट के हैं और बगावत करके उतरे हैं, तो ये भी एक पूरी रणनीति का हिस्सा ही नजर आता है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ, यहाँ कुछ लोगों का ये मानना भी है कई जगह कि इस तरह की फ्रेंडली फाइट भी कई जगह चल रही है। इस पे जरूर जो स्थानीय पत्रकार हैं उन्होंने इस पे जरूर मोहर लगाई कि कुछ जगह ये हम्म, सोची समझी फ्रेंडली फाइट है, जिससे कि जो है मुकाबले को चतुष्कोणीय या त्रिकोणीय बनाया जाए, और जो मराठे वोट हैं अगर वो बट जाएं, तो अदर बैकवर्ड और बाकी वोटों के सहारे यहाँ जीत मिलने में आसानी हो। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, एक चीज और, क्योंकि महाराष्ट्र में कई जगह पर आप होकर आए हैं, सेंटिमेंट किस तरीके से दिख रहे हैं, मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि एक तरफ महायुति है, एक तरफ महाविकास अघाड़ी। उद्धव ठाकरे को लेकर जब आप चर्चा करते हैं, उद्धव ठाकरे जो बातें कर रहे हैं काफी हद तक लोग उससे कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं जो विचारधारा थी उद्धव ठाकरे की उससे निकल गए। महाराष्ट्र में इस बार जो महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी वो असली नकली की भी लड़ाई देखने को मिलेगी, चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो। उसको लेकर देखिए, शहरों के लोगों से तो हम अक्सर जुड़ जाते हैं, लेकिन आप जिस इलाके में अभी हैं, बहुत ग्रामीण इलाके भी हैं, वहां पर तमाम छोटे कस्बे भी हैं, सबसे जुड़े हुए। क्या राय है लोगों के अंदर, क्या डिस्कस करते हैं लोग इनको लेके? ये बड़ा अच्छा सवाल है आदर्श आपका, और सच पूछें तो इसमें थोड़ा सा क्रेडिट जो है, जो बाद में पार्टियां बनी उनको देना चाहिए। मुझे हम्म, ऐसा लग रहा था कि लोग जो बाद में बने, चाहे वो एनसीपी का नया गुट हो, चाहे शिवसेना का नया गुट हो, शायद उन्हें उन्हें दूसरा गुट माने, या मैं कहूँ नकली शब्द तो नहीं कहना चाहिए, पर लेकिन चाहे वो शिंदे गुट हो चाहे अजीत पवार गुट हो, दोनों ने ही महायुति के साथ मिलकर ये मैसेज देने में सच में कामयाब रहे हैं कि वो मेन गुट हैं। आमतौर पर हम्म, ऐसा लग रहा था कई जगह के लोग ऐसा करेंगे, और बड़ा रोचक पहलू ये है आदर्श, इसको माने हम्म, आमतौर पर जिस तरह की हिंदुत्व की छवि रही है उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की, लेकिन हम्म, गजब का चुनाव है, इसलिए तो शायद मुझे लगता है एक टर्म जो डांस ऑफ डेमोक्रेसी है, यही डांस ऑफ डेमोक्रेसी है कि मैं एक जगह बैठा था औरंगाबाद में, मुस्लिम बहुल इलाकों में, और मैंने उनसे पूछा कि आप किसको वोट करेंगे, तो उन्होंने सीधा उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, उद्धव ठाकरे यूबीटी का नाम लिया, उनके कैंडिडेट का नाम लिया। मैंने उनसे हम्म, पूछा कि उद्धव ठाकरे अपनी हिंदुत्व की छवि के लिए जाने जाते रहे, बड़ा बयान देते रहे, तो वो सब लोग को कहना है कि पुरानी बातें हो गई, भूल गए। तो आइडियोलॉजिकली जो जैसे थे, मुझे लगता है जहाँ थे नए हम्म, समीकरणों में वो वही है लगभग। जैसे जो जो कोर वोटर था, अगर हिंदुत्व की हम बात करें, तो वो शिंदे गुट के साथ है अभी भी। जो मुस्लिम वोटर या ऐसे वोटर जो कांग्रेस के साथ रहते थे, वो महाविकास आघाड़ी में हैं। उनको इस बात से अभी बहुत फर्क नहीं है कि उद्धव ठाकरे उधर हैं या नहीं है। इतना जरूर है, कुछ लोगों ने जो थोड़ा पढ़ा लिखा तबका था, उन्होंने इस बात पर जरूर आपत्ति थे, तो उनका थोड़ा जनता हम्म, से कनेक्ट कम था, लोगों से कम मिलते जुलते थे, और शिंदे काफ़ी एक्टिव हैं इस मामले में, लोगों से मिलते जुलते हैं। तो ये हम्म। जो नक्सली नकली की लड़ाई है, ये मिक्सअप हो गई है, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने खेमों में चले गए। जी आदर्श। देखिए, एक बात मैं आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये आप भी इससे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, बटोगे तो कटोगे, वो उत्तर प्रदेश आगरा से शुरू हुआ था, वो महाराष्ट्र चुनाव में भी गूंज रहा है खूब। क्या है रिएक्शन, बटोगे तो कटेगे? आम लोग जो है वो कैसे मतलब निकाल रहे हैं इसका? पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने अपने हिसाब से उसके मायने समझा रही हैं। देखिए, ये नारा यहाँ पहुंच चुका है, और मोदी जी की जिस दिन रैली थी, तो वहां से यहाँ से एक हम्म, विधायक हैं संजय सिरसठ, उन्होंने उन्होंने उसको ऐसा किया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, ऐसा भी बोला।
एक हैं तो सेफ हैं, मोदी जी की रैली से खूब नारे लगे। और जब स्थानीय लोगों में पूछा गया तो खास तौर से इसको हम कम्युनिटी वाइज बांट लें आदर्श, अगर जब मैं मुस्लिम बहुल हम्म, इलाकों में था तो वहां भी उनका भी अगर उसको देखें वो अपने ढंग से इसको कर रहे हैं कि इस खास तौर से जहाँ ओबीसी की बात थी कि 2 सीटों पे ओबीसी हैं, कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि ओबीसी को अपने कैंडिडेट यहाँ नहीं उतारने चाहिए क्योंकि बंटवारा हो जाएगा वोटों का, तो हम्म, शायद दूसरे गठबंधन को, महायुति को इसका फायदा होगा। वहीं जो महायुति से जुड़े इलाके हैं कि जो खास तौर से इसमें बात थी, लोकसभा चुनाव से लोग जोड़ रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जिस हम्म, तरह से कुछ सीटों पे आ, बंटवारा इस तरह से हुआ कि मराठा एक तरफ चले गए, उसके साथ मुस्लिम वोट चले गए और कुछ सीटें हम्म, महायुति हारी। तो वहाँ वो संदेश देने में इस ढंग से है कि अगर इस बार भी आप लोग एकजुट नहीं हुए, आपने वोटिंग अच्छी संख्या में नहीं की या आरक्षण के नाम पे एक तरफ चले गए तो हारने की संभावना हो सकती है। तो ये अलग अलग ढंग से चल रहा है। नेता एक्चुअली हम्म, बड़े सदैव में बयान दे रहे हैं, आपने देखा होगा जो हम्म, अजीत पवार का जो गुट है उसने इस पे कई जगह आपत्ति भी दर्ज की है। तो वो सब इसलिए भी दे रहे हैं, सबको एक डर और है यहाँ दोनों ही को, चाहे महायुति और महाविकास अघाड़ी को, रिवर्स पोलराइजेशन का। तो हम्म। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक बयान दे रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके सामने वाला जिस गुट को, जिस पक्ष को सामने मान रहे हैं वो एकजुट होकर वोट कर ले। तो इसलिए बीच का रास्ता सब बना बना के यहाँ इस पे चल रहे हैं आदर्श। ये हम जानकारी आप दे रहे हैं नितिन। एक बात आपसे समझना चाहूंगा, देखिए लोकसभा का चुनाव भी आपने पूरे देश में घूमकर कवर किया था, इस वक्त आप महाराष्ट्र में मौजूद है, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। नैरेटिव बड़ा अहम हो जाता है लोकसभा के चुनाव के बाद। ये एक लब्बो-लुबाब निकल कर आया कि भाई आरक्षण का, संविधान का एक नैरेटिव बना दिया विपक्ष ने, जिसका फायदा उनको मिला। बीजेपी सिमट कर रह गई, जहां तक पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाई, झटका लगा, खास करके उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा। वो नैरेटिव अभी की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि बटोगे कटोगे करके और तमाम चीजों को करके कम से कम महायुति बीजेपी की तरफ से वो नैरेटिव सेट कर दिया गया, लेकिन महाविकास अघाड़ी यानी कि विपक्ष वो नैरेटिव बना नहीं पाया। आम जनमानस में कोई ऐसा विपक्षी नैरेटिव है जिसको लेकर वो वाकई उतने गंभीर नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई और नैरेटिव तो नहीं है सरकार के खिलाफ, खासतौर से महायुति गठबंधन की सरकार के खिलाफ जो बहुत हो। आरक्षण का मामला जरूर है, यही मराठा आरक्षण का, पर मैंने कहा ना कि इसमें एक काम करने में महायुति सफल रहा है। खासतौर से अगर मैं इसको बोलूँ कि जो मैंने बोला था ना कि जालना में जहाँ जी। जिस गांव से शुरू हुआ आरक्षण की लड़ाई, मनोज पाटिल जरांगे की, उसी गांव के सामने से महज 3 किलोमीटर दूर ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई। तो वहाँ जो मराठा आरक्षण के बाद जब लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ, तो जो नेता है उसमें शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे थे। वहीं जब ओबीसी आरक्षण को सबको समर्थन देने की बात हुई तो वहाँ मुंडे फैमिली से लोग पहुंचे, छगन भुजबल भी पहुंचे थे और कई नेता पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट का जो नैरेटिव है उसको एकजुट करने में महायुति गठबंधन या भाजपा की टीम ने सफलता पा ली है। और चूंकि कैंडिडेट कई जगह मराठे हैं तो इसलिए वो एकजुट होकर मराठा वैसा वोट करेंगे, उस तरह से जाएंगे, इसमें हम्म, देखने वाली बात होगी। हाँ, इतना जरूर है कि मुस्लिम वोटों में कहीं बंटवारा दिखने की स्थिति कहीं है नहीं, चाहे वो उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट हो, यूबीटी की हम्म, तरफ से हो, महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस का हो, चाहे एनसीपी शरद पवार का हो। लेकिन ये जो जो मैंने कहा ना, हरियाणा का मैंने जैसे जिक्र किया था, हम्म। वो जो एक काउंटर नैरेटिव बीजेपी ने तलाशा इतने दिनों में, उसमें उन्हें सफलता मिली कि ओबीसी वोट थोड़े से कंसोलिडेट वो महायुति और भाजपा की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये बात आप कह रहे हैं। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, देखिए उद्धव ठाकरे का आपने अभी जिक्र किया। उद्धव ठाकरे अभी महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। उसके पहले पार्टी की जो विचारधारा रही, कहा यही जाता रहा कि मुसलमान वोट उद्धव गुट से, मतलब उस वक्त की पूरी शिवसेना से दूरी बनाकर रखता है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के सुर महाविकास अघाड़ी के हिसाब से बदले हुए सुर हैं। लेकिन ये कांग्रेस हो, एनसीपी शरद पवार गुट हो, वाकई अपने मुस्लिम वोट ट्रांसफर कर पाएंगी और वो मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे के प्रत्याशियों को मिल पाएगा, ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा अभी तो शुरू में से ही कहें तो नहीं लग रहा आदर्श की जो उनके खेमे के हिंदुत्व वोट हैं वो बहुत ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो उनकी टीम है, जो उनके लोग हैं, वो जरूर जहाँ हैं उन वोटों को लाने में कामयाब होंगे। लेकिन जो उनका एक चेहरा था, हिंदुत्व का चेहरा था, उसमें भारी संख्या में वोट वो इधर ट्रांसफर कर पाएंगे, ऐसी स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इतना जरूर है कि उनके जो जो एक मजबूत टीम, चूंकि खासतौर से जब मैं औरंगाबाद की बात करूंगा, कर रहे थे अभी हम शुरू में, जी। तो वहाँ पिछली बार जो 9 सीटों में से 6 विधायक वो शिंदे गुट के थे, सॉरी मतलब शिवसेना के थे। बाद में हम्म, टूट हुई तो 6 में से 5 जो है वो शिंदे गुट के साथ चले गए।
लेकिन वहाँ लोगों का कहना है कि शिवसेना चूंकि वहाँ लगातार रही है, बाला साहब ठाकरे का बड़ा कद रहा है, उनकी अपनी टीम रही है, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में एक पूरी टीम है, एक वर्ग है जो अभी भी उद्धव हम्म। ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो भारी संख्या में हिंदुत्व चेहरे के नाम पे हिंदुत्व वोटर इधर ट्रांसफर करेंगे, ऐसी संभावना मुझे अभी आदर्श दिखाई नहीं देती है। बहुत धन्यवाद नितिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जो तमाम जनता की नब्ज जो आप पकड़ रहे हैं ना, जो बातें आप बता रहे हैं, बड़ी अहम है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि चुनाव में चल क्या रहा है सबसे पहले हमारी कोशिश है कि हम वो जानकारी पहुंचाएं। नितिन यादव मेरे सहयोगी, देखिए उत्तर प्रदेश में और तमाम लोकसभा चुनाव के हिसाब से अलग अलग जगहों पर जाकर पहुंचाते रहे खबरें आप तक। अब महाराष्ट्र में अलग अलग सीटों पर पहुंच रहे हैं, वहां पर जनता की नब्ज क्या है, जनता के मन में क्या चल रहा है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि भाषाई दिक्कत थोड़ी जरूर है, ग्रामीण अंचलों में भाषाई दिक्कत आती है, लेकिन उसके बावजूद नितिन उन सबसे बात करके आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। नितिन बहुत धन्यवाद। अगली जगह पर आप होंगे फिर हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे, वहां का भी अपडेट आपसे लेंगे और क्या सियासी समीकरण बन रहा है वो भी समझेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आप भी देश और दुनिया के हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमर उजाला .com पर बने रहिए। धन्यवाद।